7 इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेट पोटेंशियल और पॉइंट पोटेंशियल। पॉइंट पोटेंशियल वही करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला है, प्लेट पोटेंशियल यहाँ थोड़ा सा नया हो जाता है, यहाँ के लिए ही बना है कैपेसिटर के लिए, वहां मैं पढ़ा नहीं सकता था क्योंकि वहां कोई प्लेट होती नहीं थी। तो ये मेथड हम लोग यहीं पर डिस्कस करेंगे। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको व्हीटस्टोन पे जो लेटर सॉल्व करनी सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो चलो पहले इसको खत्म करते हैं। अब पॉइंट पोटेंशियल आपको याद होगा कि कई चीजें वायर से कनेक्टेड होती थी, जो चीजें वायर से कनेक्टेड होती थी उनका पोटेंशियल हम लोग सेम लेते थे, नंबरिंग करना स्टार्ट करते थे और फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते थे। तो मैंने सीधे प्रॉब्लम रखे हुए हैं, जहां प्लेट पोटेंशियल आएगा वहां मैं आपको कंसेप्ट फिर से नया कंसेप्ट जो होगा वो सिखाना स्टार्ट कर दूंगा। अब जैसे इस सवाल में हमें कह रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। अच्छा, मैंने दो डायग्राम्स रखे हुए हैं, एक तो आपका रेफरेंस डायग्राम हो गया क्वेश्चन का, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन हमने पढ़ ही लिया है, और ये हम इसमें कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। हर किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 8 म्यू एफ दे रखा है, तो ये 8 म्यू एफ है जिसको हम बाद में सी लिख ले रहे हैं, अभी सी लिख रहे हैं, बाद में हम 8 म्यू एफ डाल देंगे। ओके, अब पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाना शुरू करते हैं। तो जहां जहां वायर है वहां वहां का पोटेंशियल सेम होगा, तो उसका नाम हम सेम करते चलते हैं। जैसे ये ए है तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ भी ए हो जाएगा, यहाँ भी ए हो जाएगा। तो ये तो सब पॉइंट सेम पोटेंशियल पर आ गए और इनका पोटेंशियल ए के बराबर हो गया। ये बी है तो इधर बी हो जाएगा, एज वेल एज इधर बी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में अपने कैपेसिटेंस को अरेंज कर लेंगे। तो ए और बी के बीच में अगर हम अरेंजमेंट देखें तो एक तरफ ए, ये हो गया हाई पोटेंशियल, एक तरफ बी, ये हो गया लो पोटेंशियल। पहला कैपेसिटर आ रहा है ए से बी के बीच में, जिसकी कैपेसिटेंस सी है, बाद में हम 8 म्यू एफ डाल देंगे। दूसरा कैपेसिटर बी से ए यानी इसी के पैरेलल में आ गया, ये भी सी हो गया। तीसरा कैपेसिटर हमारा ए से बी यानी इसके पैरेलल में आ गया, ये भी सी हो गया। चौथा कैपेसिटर हमारा बी से ए यानी फिर इसके पैरेलल में आ गया, तो ये भी हमारे पास सी हो गया। तो बेसिकली चारों कैपेसिटर हमारे पैरेलल में आ गए। अब अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा इन सब का सम, ठीक है ना, और आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स सी, और सी का वैल्यू 8 डाल दो तो फाइनल आंसर मिल गया हमें 32 और यूनिट हो गया माइक्रोफारड। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आपने देखा ये पुराना ही मेथड है, इसलिए हम लोगों ने कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसके अंदर, जो सीखा था वही बस अप्लाई करते चलना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ये फिर से एक और सवाल। अब इस सवाल में ये हमसे पूछ रहा है चार्ज ऑन 5 म्यू एफ कैपेसिटर, तो 5 म्यू एफ कैपेसिटर पर हमें चार्ज निकाल करके देना है। अच्छा, बैटरी जो ए और बी के बीच में लगानी है वो 60 वोल्ट की लगानी है, ये भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें ये 5 म्यू एफ सीरीज या पैरेलल में नजर आना शुरू हो जाए। तो मैंने एक और सर्किट डायग्राम रखा हुआ है, अब इस सर्किट के हिसाब से चलते हैं और पॉइंट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। ये बी है तो इसको इतना लंबा तार लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसको आप यहाँ पर बी लगा दो। ओके, अब बी कहीं वायर से कनेक्टेड आगे है नहीं तो इसलिए बी का फुल स्टॉप यहीं लग जाएगा। ए भी कहीं वायर से कनेक्टेड नहीं है तो ए भी यहीं पर आ जाएगा। तो हमें इस पॉइंट का नाम अलग से डालना पड़ेगा। मैंने इसका नाम 1 कर लिया, ये 1 हो गया तो ये 1 हो गया, इसका नाम 2 कर लिया, ये भी 2 हो गया। अब हम सर्किट को रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सर्किट को रीअरेंज करने के लिए एक तरफ ए ले लिया और एक तरफ बी आ गया। ए के पास में आप चेक करो 1 वाला पॉइंट है और बी के पास में आप चेक करो 2 वाला पॉइंट है। तो मैंने ए से बी के बीच में सारे अरेंजमेंट्स पूरे कर लिए। अब कैपेसिटर को लगाना है। ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ए से पहला कैपेसिटर हमें 8 म्यू एफ का मिल रहा है, ए और 1 के बीच का, तो 8 म्यू एफ मैंने यहाँ से यहाँ के बीच में लगा दिया। नेक्स्ट कैपेसिटर मेरे को 1 से 2 के बीच में मिल रहा है और वो है 9 म्यू एफ का, तो यहाँ पर मैंने 9 म्यू एफ का कैपेसिटर लगा दिया। अच्छा, अगला कैपेसिटर 2 से 1 यानी फिर इसी के पैरेलल में और वो है 5 म्यू एफ का, वो हमने इधर कनेक्ट कर दिया, ये भी लग गया। ये वाला कैपेसिटर हमारा 1 से 2 यानी फिर इसके पैरेलल में आ गया और इसका वैल्यू हमें दे रखा है 10 म्यू एफ, ये भी हमने यहाँ लगा दिया। लास्ट कैपेसिटर 2 से बी के बीच में, तो 2 से बी के बीच में हमने ले जा करके लगा दिया कितना म्यू एफ, 12 म्यू एफ, और ये भी यहाँ पर खत्म हो गया। तो फाइनली अब मेरे पास ये सर्किट डायग्राम अरेंज होकर के आ गया जिसमें हमें 5 वाले का चार्ज निकालना है। तो चार्ज निकालने के लिए अब एक और सर्किट डायग्राम, लास्ट सर्किट डायग्राम ले लेते हैं। ये तीनों हमारे पैरेलल में हो गए। अब तीनों पैरेलल में हो गए तो देखिए कितना आता है, 9 और 10 19 हो गया, 19 और 5 हो गया हमारा 24, यानी फाइनली अब मेरे पास 3 कैपेसिटर सीरीज में है
और वो 3 कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर है हमारा 8 म्यू एफ, ये वाला कैपेसिटर है हमारा 24 म्यू एफ, और ये वाला कैपेसिटर है हमारा 12 म्यू एफ। और फाइनली बैटरी इधर लगी हुई है, और अब हम बैटरी लगा करके काम खत्म करेंगे। बैटरी का वोल्टेज है 60 वोल्ट, ठीक है। अब हमें इसमें चार्ज निकालना है, तो पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, फिर हम चार्ज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हमें, क्योंकि 3 कैपेसिटर है, तो 1/c इक्विवेलेंट से चलना ही पड़ेगा। तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/24 प्लस 1/8। एलसीएम 24 में डायरेक्ट ले रहा हूँ, ओके। और इधर मेरे पास आ गया ऊपर 3 प्लस 1 प्लस 2, तो 1/c इक्विवेलेंट में इधर मेरे पास आ गया 24, और ऊपर आ गया मेरे पास 3 प्लस 1 प्लस 2, मतलब ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 24, और इधर से अपने पास सी इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया 4 म्यू एफ। तो अब आंसर तो हमारे पास वैसे ही आ गया, सी इक्विवेलेंट का हिसाब से अगर चेक करोगे तो डी आंसर है, बट ठीक है, फिर भी हमें चार्ज निकालना है, तो एक बार और आगे बढ़ते हैं और चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। तो अब चार्ज निकालने के लिए हम यूज कर लेते हैं Q इज इक्वल्स टू सी वी। सी हो गया हमारे पास 4, वी की जगह हमारे पास आ गया 60, आंसर आ गया 240 माइक्रोकूलम। पर ये टोटल चार्ज है जो यहाँ से गया, तो टोटल चार्ज Q हमें मिल चुका है 240 माइक्रोकूलम, बट हमें निकालना है 5 म्यू एफ का चार्ज, तो 240 माइक्रोकूलम, और सिमिलरली इधर भी आ गया 240 माइक्रोकूलम, एंड अप टू सो ऑन। अब ये जो 240 माइक्रोकूलम का चार्ज है, जो इस इक्विवेलेंट 24 माइक्रोफैराड में जा रहा है, ये इन तीनों में जाते वक्त डिवाइड होगा, और अब हम 4 डिवाइडर लगा करके हम इनका चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे मान लो इधर Q1 गया, इधर Q2 गया, और इधर Q3 गया, तो Q1 की वैल्यू निकालने के लिए अब हम रिजल्ट यूज कर लेंगे चार्ज डिवाइडर लॉ का, कि भाई पैरेलल में जब चार्ज डिवाइड होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C के हिसाब से डिवाइड होता है। तो Q1 अगर हम निकालें तो इसका वैल्यू आ जाएगा C1 यानी 5 डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम यानी 5 प्लस 9 प्लस 10, और इनटू में जो टोटल चार्ज है जिसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं यानी 240, ये 240 है। तो 240 माइक्रोकूलम। अब इसको सिंपलीफाई करोगे तो Q1 का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, नीचे 24 बनेगा, ये 10 से कटेगा, आंसर आ जाएगा फाइनली 50 माइक्रोकूलम। तो 50 माइक्रोकूलम Q1 का चार्ज हो गया, यानी 5 म्यू एफ का चार्ज हो गया, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गई हमारे पास 4 म्यू एफ। अब तो कंफर्म्ड है, आंसर हमारा डी है। तो मेरे ख्याल से पॉइंट पोटेंशियल वाला मेथड आपको वापस से रिवाइज ही करा रहा हूं, तो समझ आता ही चला जा रहा होगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अब देखो, अब ये कुछ छोटे मोटे और सवाल है, अब इसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज ये वो कॉम्बिनेशन भी अगर बनेंगे तो वो भी हम निपटा लेंगे। तो देखो, और फिर से हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। पहले पॉइंट पोटेंशियल लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक का पोटेंशियल तो ए हो गया। अब आगे हम ए कर नहीं सकते क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया, तो मैं इसका नाम कुछ कर ले रहा हूं, लेट्स से दैट इसका नाम मैंने एक्स कर लिया, इधर का नाम बी हो गया, और इसको हम इधर कंटीन्यूअस बी नहीं लिख सकते, इसका नाम मैंने वाई कर दिया। अब हम सर्किट डायग्राम को अरेंज करेंगे। अरेंज करने का तरीका क्या होगा, एक तरफ ए आ गया, एक तरफ बी आ गया। अब चेक करो, ए के बाद एक्स भी है और ए के बाद वाई भी है, क्योंकि इस ब्रांच से जाएंगे तो एक्स मिल जाएगा, इस ब्रांच से जाएंगे तो वाई मिल जाएगा, दोनों एक साथ है। तो मैंने लास्ट उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के वक्त भी बताया था, जब अगर दोनों ब्रांचेस में पॉइंट एक साथ आ जाते हैं तो ऐसे में एक पॉइंट को हम ऊपर लगाएंगे और एक पॉइंट को हम नीचे लगाएंगे, और ये पॉसिबिलिटी होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो अब व्हीटस्टोन ब्रिज वही बिल्कुल एज इट इज सेम है, जैसे वहां R1/R2 होता था, यहाँ C1/C2 चलेगा। तो अब ये एक्स और वाई मैंने ऊपर लगा दिए। अब चेक करते हैं कहां कहां पर कौन कौन सा कैपेसिटर आएगा। जैसे ए से आगे बढ़ने पर ये वाला आ जाएगा, यानी ए और वाई के बीच में हमारा 9 म्यू एफ का कैपेसिटर आएगा, तो मैं इधर लगाते जा रहा हूं। तो ए और वाई के बीच में हमारे पास 9 म्यू एफ का कैपेसिटर आ गया। सिमिलरली ए से आगे बढ़ने पर एक्स की तरफ जाने पर 6 म्यू एफ का कैपेसिटर आ रहा है, तो इधर मेरे पास 6 म्यू एफ का कैपेसिटर आ गया, ओके। अब इसी तरह y से x में चलने पर हमारे पास 24 म्यू एफ का कैपेसिटर आ रहा है, मतलब इधर बीच में मेरे पास 24 म्यू एफ आ गया। x से b की तरफ जाने पर 12 म्यू एफ आ जाएगा। अब लास्ट y से b के बीच में हम 18 म्यू एफ लगा देंगे। तो अब ये पूरा का पूरा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अब बस हमें इतना चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, ठीक है ना, वो हम रेशियो से चेक कर लेंगे। तो अब रेशियो देखते हैं हम इधर, तो C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 होने पर ये जो है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा।
और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बनते ही हम ये बीच वाले कैपेसिटर को यहाँ से उड़ा देंगे। तो अब रेशियो इधर का हो गया 6/12, 6/12 का मतलब ये हमारे पास हो गया 2/4 यानी 1/2 हमारे पास आ गया। और इधर हमारे पास 9/18 ये भी 1/2 आ गया। तो दोनों रेशियो मेरे पास 1/2 आ गए, मतलब दोनों बैलेंस है। इसका मतलब ये बीच वाला कैपेसिटर गायब हो जाएगा। तो अब जैसे ही हम इसको गायब करेंगे, हमारे पास नेटवर्क जो बचेगा, ऊपर बचेगा 6 और 12 का सीरीज कॉम्बिनेशन, और नीचे मेरे पास आ जाएगा 18 और 9 का सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकालोगे तो 12 और 6, अब जैसे उधर होता था 12 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 4, वैसे ही यहाँ 12 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 4 हो जाएगा। भूल गए तो लगा लो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अब हमारा फाइनल डायग्राम ये बना कि इधर आ गया मेरे पास 4 म्यू एफ। अब 18 और 9 का कॉम्बिनेशन सिंप्लीफाई करोगे तो 18 और 9 वहां भी सिखाया था मैंने, यहाँ भी फिर से सिखा दे रहा हूँ। 18 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 9 हो गया 27, आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। तो इधर साइड पर मेरे पास आ गया 6 म्यू एफ। अब 6 और 4 आपस में पैरेलल में है, तो अब तो बड़े आराम से सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 10 म्यू एफ। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसके अंदर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 10 म्यू एफ का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सर्किट डायग्राम से हमें मिल रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर से, अब ये आया बहुत जगह पर हुआ है पर है कुछ खास नहीं है, आपको एलन के मॉड्यूल में भी मिल जाएगा। तो ये तो मैंने यूनिवर्सल से उठाया हुआ है, तो वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे 2-3 थे तो मैंने उनमें से एक उठा लिया, बाकी आप वहां पर देख लेना। अब ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो लगाते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड। तो इधर ए है तो इधर ए आ गया, यहाँ तक ए आ गया, यहाँ तक ए आ गया, यहाँ तक ए आ गया। अब फर्दर ए जा नहीं सकता क्योंकि हर जगह जाने पर आगे कैपेसिटर है, तो इस पॉइंट का नाम हम 1 कर लेते हैं। अब सर्किट को हम ए से बी के बीच में रीअरेंज कर ले रहे हैं, तो मैंने उधर ही लिख दिया। वैसे मैंने एक और डायग्राम लिया हुआ था, बट अब खैर इसकी जरूरत हमें नहीं है, तो हम इसी में कर लेते हैं। तो एक तरफ ए आ गया, एक तरफ बी आ गया, बीच में 1 वाला पॉइंट आ गया। ये कैपेसिटर ए से 1 के बीच में है, तो ए से 1 के बीच में मैंने 2 म्यू एफ लगा दिया। ये वाला भी हमारा ए से 1 के बीच में है, तो मैंने यहां पर भी 2 म्यू एफ लगा दिया। ये 1 से बी के बीच में है और ये ए से बी के बीच में है, तो 1 से बी के बीच में मैंने ये वाला 12 म्यू एफ लगा दिया, और इधर ए से बी के बीच में मैंने इस तरीके से करते हुए ये 2 म्यू एफ लगा दिया। अब हमें सर्किट डायग्राम सिंप्लीफाई करना है ए और बी के बीच में। तो फिलहाल ये दोनों तो पैरेलल में हो गए, तो 4 हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास सर्किट डायग्राम में इधर आ गया 4 म्यू एफ और इधर आ गया मेरे पास 12 म्यू एफ, और इसके सामने पैरेलल में लगा हुआ है 2 म्यू एफ। अब सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पर हमारा सर्किट डायग्राम 12 और 4 का अब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन चाहिए, तो 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 16, 4 और आंसर आ गया 3। तो 12 और 4 के सीरीज कॉम्बिनेशन ने यहाँ पर हमें दिया 3 म्यू एफ का कैपेसिटर, 3 के सामने पैरेलल में लगा हुआ है 2 म्यू एफ का कैपेसिटर, और फाइनली हमारे पास सी इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 5 म्यू एफ। तो मेरे ख्याल से आसान सा था। अब ये भी समझ आ गया होगा किस तरीके से मैंने सी इक्विवेलेंट निकाला। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो गया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखो, अब ये जो सवाल है, इन सवालों को बोलते हैं प्लेट पोटेंशियल मेथड। तो वो मैं पहले सिखाऊंगा आपको क्योंकि ये नया मेथड है। तो इसमें भी मैंने 2-3 प्रॉब्लम रखे हुए हैं, आपको ऐसा मिलेगा, इसी तरीके से ये वाला प्रॉब्लम मिलेगा, और फिर इस तरीके से ये प्रॉब्लम मिलेगा। ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, ये आपको एलन के रेस में मिल जाएगा, और ये किसी भी मतलब अच्छे लेवल के टेस्ट में आपको मिलेगा। कारण कि इसमें हर प्लेट के ऊपर हमें चार्ज निकालना होता है, वो एक स्पेशल तरीके से निकलता है। बट पहले मैं आपको मेथड सिखाऊं, बात चल रही है मेथड की। तो मेथड के लिए अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालते हैं प्लेट पोटेंशियल मेथड, और फिर इस पे काम शुरू करते हैं। तो प्लेट पोटेंशियल मेथड में हमें कई सारी प्लेट्स आपस में अरेंज करके दे रखी होती हैं, जैसे ये रही प्लेट्स। तो इतनी सारी प्लेट्स आपस में अरेंज्ड है। अब ये प्लेट कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, मैंने तो लाइन बना दी, ये इनका साइड व्यू है। जैसे ये इस तरीके से अरेंज है, तो हर पैरेलल प्लेट जो आपस में ऐसे अरेंज है वो कैपेसिटर को कंट्रीब्यूट करती है। अब इसका कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इस
इसका भी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सेम इसका सेम इसका सेम इसका, यानी हर पैरेलल प्लेट एक कैपेसिटर बना रही है जिसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। तो डी के लिए वो हर प्लेट के बीच का सेपरेशन हमें देता है और वो सेपरेशन मैंने डी ही ले लिया। अलग अलग भी दे सकता है, अलग अलग देगा तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिखेंगे, किसी का 2d दे रखा है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d हो जाएगा, c बाई 2 कर लेंगे उसको, बाद में c का वैल्यू लगा देंगे वहां पे। तो अब हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, और साथ में इन प्लेट का एरिया देता है कि भाई इस प्लेट का जो एरिया है वो हमारे पास a है। तो अब इससे क्या हुआ, हमारे पास c का एक फॉर्मूला डेवलप हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब मुद्दा ये करना क्या है, करना ये होता है कि इनमें से कुछ पॉइंट्स को, इनमें से कुछ प्लेट को वायर से कनेक्ट करता है। जैसे ये वाली और ये वाली प्लेट वायर से कनेक्ट कर दी, ठीक है ना, सॉरी ये वाली और ये वाली प्लेट वायर से कनेक्ट कर दी, और सिमिलरली ये वाली और ये वाली प्लेट वायर से कनेक्ट कर दी। तो कुछ प्लेट्स को ये वायर से कनेक्ट करता है, ठीक। अब इस प्लेट का नाम उसने A डाल दिया और इस प्लेट का नाम उसने B डाल दिया। अब सवाल होता है कि हमें A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है या A और B के बीच में बैटरी लगा करके हर कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज निकालना है। तो कैसे इस काम को किया जाता है उसका तरीका सुनो। तो जब भी आप प्लेट पोटेंशियल मेथड देख रहे हो तो इसकी स्टार्टिंग ऐसे होती है, सबसे पहले प्लेट की नंबरिंग कर लो। तो फर्स्ट स्टेप है प्लेट की नंबरिंग कर लो। तो आप प्लेट की नंबरिंग स्टार्ट कर लो। नंबरिंग कैसे होगी, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, 1 2 3 4 5 6 जितनी प्लेट है उस हिसाब से नंबर कर लो। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो कुल मिला करके हमारे पास यहाँ पर 6 प्लेट्स हैं, ठीक है ना। अब कितने कैपेसिटर है पहले उन पे काम करते हैं। तो प्लेट नंबर 1 और 2 से मिला के एक कैपेसिटर बना, कैपेसिटेंस होगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जिसको हम C मान लेते हैं, बाद में इसे रिप्लेस कर देंगे। 2 और 3 एक कैपेसिटर बना, तो एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो जरा चेक करो, यहां पर हमारे पास 5 कैपेसिटर आ रहे हैं। तो प्लेटें हैं 6, कैपेसिटर मिल रहे हैं 5, यानी जितनी प्लेटें हैं उससे एक कम कैपेसिटर मिल रहा है। तो अगर n प्लेट है तो नंबर ऑफ कैपेसिटर जो मिलेंगे वो हमें मिलेंगे n-1। अब इन सब कैपेसिटर्स को हम पहले लाइन से लगा देते हैं, ठीक है ना, सीरीज में लगा देते हैं। तो दूसरी स्टेप है अरेंज ऑल कैपेसिटर इन अ रो। तो अब एक रो के अंदर हम सारे के सारे कैपेसिटर्स को अरेंज कर देते हैं। तो मैं इन सबको एक लाइन के अंदर लगाने जा रहा हूं और इस तरीके से करके मैंने सर्किट डायग्राम को मॉडिफाई किया। तो ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, ये चौथा कैपेसिटर, ये पांचवा कैपेसिटर। अब एक बात का ध्यान रखना, आपने जब इन कैपेसिटर को लाइन से लगाया, प्लेटों की नंबरिंग वापस से कर लो जैसी दे रखी है, ये बहुत जरूरी स्टेप है, ये नहीं हुई तो सवाल गड़बड़ा जाएगा। तो वापस से शुरू करते हैं। पहला कैपेसिटर प्लेट नंबर 1 आ गया, फिर अगला 2 आ गया। अब ये 2 वाली जो प्लेट है दो पार्ट में शेयर्ड है, ऊपर भी शेयर्ड है नीचे भी शेयर्ड है, इसलिए अगले पर भी 2 आया और इधर 3 आया, इधर 3 आया, इधर 4 आया, इधर 4 आया, इधर 5 आया, इधर 5 और इधर 6। तो चेक करना जितनी प्लेट्स हैं हमारे पास उतनी ही नंबरिंग जाएगी, ना एक ज्यादा जाएगी ना एक कम जाएगी। अगर आपने ज्यादा कम कर दिया मतलब बीच में गड़बड़ हो चुकी है। तो वापस से चलते हैं, अरेंज ऑल कैपेसिटर इन रो एंड कनेक्ट देम as given in circuit। अब सर्किट के हिसाब से हम इनके कनेक्शन करेंगे। अब जैसे सर्किट में हमें दे रखा है कि 2 और 4 को वायर से कनेक्ट किया गया और 3 और 5 को वायर से कनेक्ट किया गया। ये 1 यहाँ कहाँ बीच में कूद पड़ा, तो 2 और 4 को वायर से कनेक्ट किया गया। तो मैं 2 के, ये 2 का मतलब ये नहीं, यहाँ 2 के बीच से वायर उठा रहा हूँ, 4 के बीच में वायर लगा रहा हूँ, इस तरीके से। फिर 3 और 4 को वायर से कनेक्ट किया गया, तो मैंने 3 के बीच से वायर उठाया और 5 के बीच में वायर को लगाया। तो अब ये हमारा बन गया पॉइंट पोटेंशियल मेथड, यानी प्लेट पोटेंशियल को हमने कन्वर्ट कर लिया पॉइंट पोटेंशियल के अंदर। अब ए और बी कहाँ है उनके नाम डालने पड़ेंगे, ए 1 के साथ में और बी 6 के साथ में है। तो 1 के साथ में ए कर दिया और 6 के साथ में बी कर दिया।
हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, तो अभी फॉर द टाइमिंग मैंने सी लिख दिया, बाद में सी की वैल्यू हम एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डाल देंगे। अब हमें सर्किट को रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब हम इसके अंदर पॉइंट पोटेंशियल मेथड अप्लाई करेंगे, बट पहले मैं थ्योरी लिख दूं। तो थर्ड और लास्ट स्टेप इसकी ये रहेगी, अप्लाई पॉइंट पोटेंशियल मेथड टू रिड्यूस सर्किट। तो अब इस सर्किट को रिड्यूस करने के लिए हम लगाने जा रहे हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड के हिसाब से अब हम पॉइंट्स के पोटेंशियल अरेंज कर लेंगे। तो अब देखो जरा, ये दोनों पॉइंट सेम वायर से कनेक्टेड हैं, तो इनके पोटेंशियल को हम कॉमन लिख लेते हैं। अब वन हम यूज कर चुके, ए और बी हम यूज कर चुके, सी हम यूज कर चुके, तो कुछ नए नाम यूज कर लो, एक्स वाई जेड यूज कर लो, पी क्यू आर यूज कर लो, जिंदगी खत्म नहीं हुई, कुछ भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हो। तो इसका नाम मैंने एक्स कर दिया, तो यहाँ वाले पॉइंट का नाम भी x हो गया, इसका नाम मैंने y कर दिया, इस वाले पॉइंट का नाम भी y हो गया। अब हम इन सब पॉइंट को पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज करते हैं। तो सबसे लेफ्ट साइड पर आ गया हाई पोटेंशियल A, फिर आ गया मेरे पास x, फिर आ गया मेरे पास y, और फिर आ गया मेरे पास b। अब इन सब में हमें कैपेसिटर को अरेंज करना। अब एक बात का और ख्याल रखना, अगर चार्ज निकालना है तो जो प्लेट जिस पॉइंट के साथ है उसको उसी के साथ रिप्रेजेंट करना है। मेरे कहने का मतलब आप इसमें समझ जाओगे। जैसे A और X के बीच में ये C तो लगा हुआ है, पर A के साथ में 1 है और X के साथ में 2 है, तो जो प्लेट जिसके साथ है वो प्लेट उसके साथ दिखनी चाहिए। तो A के साथ में मैंने लगा दिया 1 और C के साथ, X के साथ मैंने लगा दिया 2, कैपेसिटेंस मैंने कर दिया C। अब अगला जो कैपेसिटर है वो x और y के बीच में है, x वाली तरफ है 2, y वाली तरफ है 3, तो जैसे है वैसे हम कनेक्ट करते हैं 2 और 3। अब इसी तरीके से y और x के साथ में हम कनेक्शन लगाना शुरू करते हैं, y के साथ में 3 है और x के साथ में 4 है, तो अगली कैपेसिटर लगाओगे तो ये इस तरीके से लगी, y के साथ में 3 और इधर साइड पर हमारे पास 4, कैपेसिटेंस इसका C हो गया। अगला कैपेसिटर हम लगाते हैं, ये x और y के बीच में आ गया, x वाली साइड पर 4, y वाली साइड पर 5, तो ये फिर से 4 और 5 और इधर कैपेसिटेंस C हो गया। लास्ट में y और b के बीच में लगाते हैं, तो y और b के बीच में हमारे पास आ गया 5 y के साथ में और इधर 6 b के साथ में, कैपेसिटेंस हो गया C। अब हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं, ये तीनों के तीनों पैरेलल में है तो 3C हो गया, ठीक है ना। और फिर ये पूरा ब्रांचिंग हमारा सीरीज में आ जाएगा, तो 3C तो ये हो गया और ये दोनों सीरीज में मिलकर के C/2 हो गए। तो अब जो हमारे पास फाइनली कॉम्बिनेशन बचा वो ये बचा कि अब हमें दो कैपेसिटर सीरीज के सिंप्लीफाई करने हैं, C/2 और 3C, जिसको हम अपना C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, C1C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1C2 करोगे तो 1/2 इंटू 3, C तो मैंने बाहर निकाल लिया, और नीचे C1 प्लस C2 करोगे तो 1/2 प्लस 3, यानी ये बनेगा 7/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आंसर आ गया 3C/7, और C की वैल्यू अब आप यहाँ पर डाल दो 3 एप्सिलॉन नॉट A/D, और नीचे आ जाएगा मेरे पास 7D। तो ये मैंने दिखाया प्लेट पोटेंशियल से कैसे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, बट मैंने इसमें ये नहीं बताया कि अगर बैटरी लगी हो तो कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें हर कैपेसिटर का चार्ज निकालना है, वो मैं अगले पेज पे आपको दिखाता हूँ। अब सपोज करो इसी सर्किट डायग्राम में कुछ इस तरीके का मॉडिफिकेशन होता, तो फाइनली अब यही 1 2 3 4 5 6, तो ये जो हमारी 6 प्लेट्स हैं जिनको हमने इस तरीके से करके वायर से कनेक्ट किया पहले, और फिर मैंने इस तरीके से करके बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज अभी जनरली मैंने V डाल दिया, ये पॉइंट मेरे लिए A था, ये पॉइंट मेरे लिए B था। अब मेरा इसी के अंदर क्वेश्चन ये है, रिपीट द सेम प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो रिपीट सेम प्रॉब्लम and find out charge on each plate। तो अब हमारे सामने फिर से एक नया सवाल तैयार हो गया। अच्छा, नंबरिंग में वापस से वही दिखा दे रहा हूँ जो हमने वहां यूज में ली थी पिछले सवाल में, 1 2 3 4 5 6। तो अब सवाल कैसे करेंगे, देखो बैटरी का काम सबसे लास्ट स्टेप में आना है, तो पहले आप सर्किट को रीअरेंज करके सिंप्लीफाई कर लो, यानी मैं इसकी लास्ट स्टेप को यहाँ पर वापस से ले लेता हूँ, यानी ये सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम मैं अगले पेज पर ले रहा हूँ। तो सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम मेरे पास है, तो लिखना पड़ेगा मेरे को एक बार फिर से, तो मैं सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम को इधर ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो
पास A है, फिर मेरे पास X है, फिर मेरे पास Y है और फिर लास्ट में मेरे पास B है। यहां पर मेरे पास एक कैपेसिटर था, नंबरिंग अभी मैं कर दूंगा एक साथ, ये दूसरा, तीसरा, इधर चौथा कैपेसिटर और इधर पांचवा कैपेसिटर। अब जो नंबरिंग थी वो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ये तो मेरे को याद है 1 और 2 थी, तो इसको मैंने 1 और 2 डाल दिया। अब बाकी की हम देख लेते हैं नंबरिंग क्या थी। तो बाकी की नंबरिंग 4 3 2 3 4 5, तो 4 3 2 3 और इधर 4 5 और लास्ट में इधर 5 6। अब हर किसी का कैपेसिटेंस यहां पर C है, इतना हम लोग कर चुके थे और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी हमने निकाल लिया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है 3C/7 एप्सिलॉन नॉट A/D, बाद में यूज में ले लेंगे। तो 3C/7 इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। अब करना ये हमें हर प्लेट का चार्ज निकालना है, फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच प्लेट, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा वो सुनो। अब A और B के बीच में बैटरी का काम आता है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। C इक्विवेलेंट आप निकाल ही चुके हैं, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ब्लू कलर से मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो C इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं, वो था हमारे पास 3C/7। अब हमने क्या किया, टोटल चार्ज निकाला बाय यूजिंग फॉर्मूला CV, ठीक है ना। तो इस टोटल चार्ज की बेटा वैल्यू आ गई हमारे पास। C की जगह मैंने डाल दिया C इक्विवेलेंट V और C की जगह मैंने डाल दिया 3C/7 और टाइम्स V। तो ये वो चार्ज है Q का जो बैटरी से फ्लो किया। तो यहां से Q का चार्ज फ्लो किया, यहां Q का चार्ज चला, प्लेट नंबर 1 पर डिपॉजिट हुआ +Q, प्लेट नंबर 2 पर आया -Q, ये आगे बढ़ा Q का चार्ज। आपको बात समझ आ रही है। अब हर प्लेट पर हम डिपॉजिट करते जाएंगे। आगे मिले 3 कैपेसिटर, क्योंकि तीनों एक जैसे मिले इसलिए हमारी मुसीबत खत्म हो गई, 1/3 1/3 1/3 डिवाइड मार दिया। तो इधर गया Q/3 एज वेल एज इधर गया Q/3 और इधर भी गया Q/3। ये Q/3 पहली प्लेट पर पॉजिटिव, दूसरे पर नेगेटिव, पहले पर पॉजिटिव, दूसरे पर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव करके जमा हो गया और फिर वापस में बैटरी में Q का चार्ज एंटर कर गया। तो ये हमने पूरे के पूरे सर्किट डायग्राम में चार्ज को फ्लो कराया। अब हमें एक एक प्लेट का चार्ज चाहिए। तो अब प्लेट नंबर 1, अब जो मैं बोल रहा था कि जो प्लेट जिस तरफ है वो उसी तरफ होनी चाहिए, वरना आपका ये चार्ज निकालने वाला सवाल गलत हो जाएगा। अब उसका जवाब सुनो, ऐसा क्यों होगा। अब देखना, प्लेट नंबर 1, अब सर्किट में प्लेट नंबर 1 सिर्फ एक ही जगह पर है। ये जो प्लेट्स है बीच वाली, ये दो जगह पर शेयर्ड है, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 वाली 1 के साथ भी जा रही है, 3 के साथ भी शेयर हो रही है। अब सोचो अगर आप उल्टा लगा गए होते, इसको उल्टा लगा गए होते, तो आपके पास 2 वाले का साइन नेगेटिव बन जाता और यहाँ पर 2 वाले का साइन नेगेटिव, तो आप ऐड कर जाते। अब ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो इसलिए बोला जो प्लेट जहां पर कनेक्टेड है वो वहीं पर रहनी चाहिए। उल्टी लग गई तो फिर साइन उल्टे आएंगे, सवाल गलत हो जाएगा। तो अब प्लेट नंबर 1 पर चेक करते हैं। प्लेट नंबर 1 पर चार्ज हमारे पास बस खाली एक ही जगह पर है और उस चार्ज का वैल्यू हमारे पास +Q है और Q का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है 3CV/7, जहां C का वैल्यू हम बाद में एप्सिलॉन नॉट A/D डाल देंगे। इसी तरह प्लेट नंबर 2 पर चलते हैं। प्लेट नंबर 2 का अगर आप चार्ज देखोगे तो ये चार्ज आपको दो जगह से मिलेगा, एक इस जगह से मिलेगा -Q और एक इस जगह से मिलेगा +Q/3। -Q + Q/3 करोगे तो ये आ जाएगा -2Q/3 और फाइनली अब आप Q का वैल्यू इसके अंदर टिका दो 3CV/7, तो ये आ जाएगा -2/7 और C का वैल्यू आप लास्ट में डाल दोगे एप्सिलॉन नॉट A/D। इसी तरह हम प्लेट 3 पर चलते हैं। प्लेट 3 का अगर हम चार्ज निकालें तो प्लेट 3 जो है वो भी दो जगह शेयर्ड मिलेगी, 2 के साथ और 4 के साथ। 2 के साथ और 4 के साथ, 2 के साथ जाने पर भी -Q/3 है, 4 के साथ जाने पर भी -Q/3 है, तो इसका चार्ज -2Q/3 आ गया और Q की वैल्यू हम डाल देते हैं 3CV/7, 3 कट जाएगा तो फाइनल आंसर -2CV/7 और C की वैल्यू आप लास्ट में डाल देना कितना, एप्सिलॉन नॉट A/D। अब आगे चलते हैं और अगला प्लेट लेते हैं और वो है प्लेट नंबर 4। प्लेट 4 भी दो जगह शेयर्ड मिलेगी और वो दो जगह होंगी हमारी, एक तो 3 के साथ और एक 5 के साथ। तो प्लेट 4 का अगर आप चार्ज देखोगे तो इधर से आ जाएगा +Q/3, इधर से भी +Q/3, तो इसका चार्ज मेरे पास आ गया +2Q/3। अब मेरे पास जगह इधर खत्म हो गई, आप पुट कर लेना Q की जगह 3CV/7, तो इसका आंसर आ जाएगा +2/7 × CV। इसी तरह प्लेट 5 पर चलते हैं। प्लेट नंबर 5 जो है ये
प्लेट भी दो जगह शेड मिलेगी, एक 4 के साथ जाएगी और एक 6 के साथ जाएगी। तो 4 के साथ वाली प्लेट पर -q/3 है, 6 के साथ वाली प्लेट पर +q है, तो -q/3 +q, आंसर आ गया 2q/3 और q का वैल्यू आप इसके अंदर डाल देना, आपको आंसर मिल जाएगा। अब प्लेट नंबर 6 सिर्फ एक ही जगह पर और उस पर -q चार्ज है, तो प्लेट नंबर 6 का जो चार्ज आ गया वो आ गया -q। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको चार्ज निकालना सिखा दिया कि प्लेट पर चार्ज निकालना भी मुश्किल काम नहीं है, बट इसमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो प्लेट जिसके साथ है उसको उसी के साथ कनेक्टेड रखना है। तो ये था आपका पूरा प्लेट पोटेंशियल मेथड। अब इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस के लिए वापस से यही प्रॉब्लम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखना, मैंने प्लेट की पहले नंबरिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, मैंने सर्किट अलग लिया ही हुआ है तो यहाँ नंबरिंग कर दे रहा हूँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो मैंने पहले नंबरिंग कर दी। अब 4 प्लेट्स हैं तो 3 कैपेसिटर हुए, तीनों को लाइन से लगा देते हैं। अच्छा, इसने दिया हुआ है सेपरेशन D और एरिया A, तो बाद में हम एप्सिलॉन नॉट A/D से रिप्लेस कर देंगे। तो 3 कैपेसिटर पहले लाइन से लगाए, नंबरिंग करी 1 2 2 3 3 4। अब वायर्स जोड़ी, वायर 1 और 3 के बीच में जुड़ी हुई है और 1 और 3 वाली वायर का नाम A है, ठीक है। इसी तरह वायर 2 और 4 के बीच में कनेक्टेड है, 2 और 4 के बीच में वायर जोड़ी और इसका नाम B है। अब आप पॉइंट पोटेंशियल लगाना शुरू करो। इधर का नाम A आ गया, इधर का नाम A आ गया, इधर का नाम B आ गया, इधर का नाम B आ गया। अब ये भी AB के बीच में, ये भी AB के बीच में, ये भी AB के बीच में, यानी तीनों के तीनों आपस में पैरेलल में हो गए। अब मेरे को अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है, आंसर मिल गया मेरे को 3C। चार्ज निकालना नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहां पर कौन सी प्लेट लगी हुई है। तो फाइनल आंसर आ गया 3ε0 A/D। तो ऑप्शन चेक करोगे 3ε0 A/D, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। अब अगला जो सवाल है, इसके अंदर फिर से मेरे पास ये 4 प्लेट्स हैं, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो सर्किट मैंने इधर लिया ही हुआ है। नंबरिंग करने पर हमें 3 कैपेसिटर मिले, तीनों को लाइन से लगा दिया, वापस नंबर डाल दिए 1 2 2 3 3 4। अच्छा, अब इसके अंदर अब हमें करना ये है 1 2 2 3 3 4। अब वायर जोड़नी है, 1 और 4 के बीच में वायर कनेक्टेड है, 1 और 4। तो 1 ये रहा, 4 ये रहा, इस वायर का नाम A कर दिया। 2 और 3 के बीच में वायर कनेक्टेड है, यहां पर वायर जोड़ करके इसका नाम B कर दिया। अब हमें सर्किट सिंप्लीफाई करना है A और B के बीच में। ये A है तो इधर का नाम भी A हो गया, इधर का नाम भी A हो गया। ये B है तो इधर का नाम B हो गया, इधर का नाम B हो गया। अब सर्किट को रिड्यूस कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक तरफ आ गया A और एक तरफ आ गया B, ठीक है। तो दोनों तरफ हमारे पास सर्किट डायग्राम में A और B के नंबरिंग आ गए। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पहले ये कैपेसिटर लगा लेते हैं। ये लग रहा है हमारा A से B के बीच में, तो A से B के बीच में हमारा 1 2 वाला कैपेसिटर यानी C वाला आ गया। अब ये B से B के बीच में, B से B के बीच में, तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। ये सर्किट में कोई काम नहीं आएगा, दोनों तरफ के पोटेंशियल सेम हो गए। B से A के बीच में, B से A के बीच में हमारे पास 3 और 4 वाला कैपेसिटर है, तो B से A के बीच में मैंने फिर से 3 और 4 वाला लगा दिया। अब 3 जो है B की साइड में, तो B की साइड में रखा और इधर 4 लगा दिया। तो कुल मिलाकर के ये C और ये भी C दोनों आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, तो C और एक शॉर्ट सर्किट हो गया। तो फाइनल आंसर आ गया 2C, यानी 2ε0 A/D। तो इस हिसाब से आंसर मिलाओगे तो हमारा ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमें निकालना है एनर्जी स्टोर्ड व्हेन द प्लेट्स आर फुल्ली चार्ज, ठीक है ना। और हम हो सकता है इसमें हर प्लेट का चार्ज भी कैलकुलेट कर ले, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब इसने काम उल्टा कर रखा है, इनके नाम ABC डाल रखे हैं, ठीक है ना। हम लोग 1 2 3 लेते हैं, बट कोई बात नहीं, जैसे डाल रखे हैं उसके हिसाब से हम चल लेते हैं। फिर हम पॉइंट पोटेंशियल के हिसाब से पोटेंशियल्स को अरेंज कर लेंगे। तो अब देखते हैं सर्किट कैसे रीड्रॉ होगा। तो A B और C यानी कुल मिलाकर के 3 प्लेट है, तो 2 कैपेसिटर लाइन से लगा दिया हमने। तो ये आए हमारे पास 2 कैपेसिटर। नंबरिंग सही करना, A और B और फिर B और C। अब पहले वायर जोड़ो। वायर A से लेकर के C के बीच में जुड़ी हुई है, तो A से C के बीच में मैंने वायर जोड़ी। बैटरी B से लेकर के यहाँ पर इस पॉइंट पर कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो अब बैटरी को अगर हमें कनेक्ट करना है तो बैटरी का एक टर्मिनल B से निकालना पड़ेगा, दूसरा इस वायर से जोड़ना पड़ेगा। तो ये मैंने बैटरी निकाली, B वाली साइड पर नेगेटिव टर्मिनल लगाया और इधर साइड पर पॉजिटिव लगाते हुए मैंने बैटरी को इधर कनेक्ट कर दिया, ठीक। ये हमारा सर्किट रीड्रॉ हो गया। बैटरी का वोल्ट हमें दे रखा है 12 वोल्ट। कैपेसिटेंस की जो वैल्यू दे रखी है वो एरिया सेम दे रखा है, सेपरेशन भी सेम दे रखा है, तो हम C लेते हुए चल रहे हैं। बाद में हम C का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे।
अब हमें पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाना पड़ेगा और मेथड लगा करके सर्किट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहला काम, अब आप पॉइंट पोटेंशियल मेथड कैसे लगाओगे वो ध्यान से सुनना। देखो बेटा, पॉइंट पोटेंशियल का एम यही होता है हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल को अलग अलग करना। अब बैटरी ही डिसाइड करेगी कौन हाई है कौन लो है। तो बैटरी के पॉजिटिव साइड वाला हाई, इसका नाम मैंने एक्स कर दिया, ठीक है ना। आप 1 2 करना चाहते हो 1 2 से कर लो। और बैटरी के नेगेटिव साइड वाला लो, तो यानी ये लो पोटेंशियल हो गया और ये हाई पोटेंशियल हो गया। अब क्योंकि ये वायर से कनेक्टेड है तो ये हाई हो गया, ये हाई हो गया। अब हम कैपेसिटर्स को अरेंज कर लेते हैं हाई और लो के बीच में, फिर बैटरी लगा देते हैं। तो एक तरफ एक्स एक तरफ वाई, तो ये वाला कैपेसिटर हमारा x से y के बीच में आ गया और x से y के बीच में आते वक्त a इधर है b इधर है। a x की साइड है और b y की साइड पर है। सिमिलरली y और x के बीच में b और c आ गया, y की तरफ आ गया b और x की तरफ आ गया c, और कैपेसिटेंस इसका हमारे पास वही c हो गया, यानी एप्सिलॉन नॉट a बाई d। ओके, अब बैटरी भी x और y के बीच में लगी हुई है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल x वाली साइड पर है और नेगेटिव टर्मिनल y वाली साइड पर है, तो 12 वोल्ट की बैटरी आ गई। अब अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे तो दोनों कैपेसिटर पैरेलल में होंगे और इसका C इक्विवेलेंट मेरे पास आ गया 2C। अब अगर आप इसकी C की डाटा पुट करोगे तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ट्वाइस ऑफ C की वैल्यू, चलो C की वैल्यू ही अलग से निकाल लेते हैं। C की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। डाटा पुट करते हैं इसके अंदर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है अपना जो भी होता है, खैर पर हमें एप्सिलॉन नॉट से अगर हम चलेंगे 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 से चलेंगे तो फिर कैलकुलेशन को हो सकता है ये मुश्किल कर दे। इसलिए इसके आसान बनाने के लिए कैलकुलेशन मैं 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पर नीचे भी आ जाएगा 4 पाई इंटू में a और साथ में आ जाएगा d। अब ध्यान देना आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था हमारा 9 इंटू 10 की पावर 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9। एरिया प्लेट का हमें दे ही रखा है क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 50 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आ गया। अब नीचे बचा 4 पाई, साथ में आ गया डी। डी का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 3 मिलीमीटर, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये हो गया मीटर में कन्वर्ट। तो फाइनली सारे रिजल्ट हमने मोल्ड कर लिए, पर मुसीबत ये अभी कैलकुलेशन हमारी बाकी है। अब मैं आपको एक और कैलकुलेटिव टूल दे रहा हूं, तो यानी एप्सिलॉन नॉट से चलने की बजाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से चलो तो ज्यादा आसान रिजल्ट रहेंगे। अब एक और कैलकुलेटिव टूल ये है कि जब भी ये 4 पाई यहाँ पर अड़ जाए, हटे नहीं, तो एक छोटा सा काम मैं आपको और सिखा रहा हूँ, उसमें दिमाग लगा लेना, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। आप 8 पाई को जब सिंप्लीफाई करोगे ना, मैं यहाँ बॉक्स में कर दे रहा हूँ, तो 8 इंटू पाई करने पर ये वैल्यू नियरली 25 के आसपास आती है। तो जब भी ये 4 पाई मिल रहा है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 8 पाई कन्वर्ट कर लो, तो ये 25 बन जाएगा और आपकी कैलकुलेशन और आसान कर देगा। तो मैं रिजल्ट को और ज्यादा मोल्ड करने जा रहा हूँ, रिड्यूस करने जा रहा हूँ। तो 1/9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा, अब इसको हम बना लेते हैं 8 पाई, तो 8 पाई हो जाएगा, तो ऊपर एक 2 और एक्स्ट्रा आ जाएगा, 2 इंटू 50, और नीचे आ जाएगा 8 पाई, और साथ में आ जाएगा मेरे पास 10 की पावर ऊपर चली गई -1, और ये 3 नीचे बच गया। ये आ गया मेरे पास C का वैल्यू। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 8 पाई हो गया 25, ये यहाँ से कट करके हो गया हमारे पास कितना 2। अब ऊपर बचा हमारे पास 4, नीचे बचा मेरे पास 27, और 10 की पावर में ये ऊपर जाकर के आ गया 10 की पावर -10 यूनिट आ गया इसका फैराड। C की वैल्यू आने के बाद अब हमें, ये तो C आया है, ध्यान रखना C इक्विवेलेंट नहीं आया है। C इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/27 इंटू 10 की पावर -10 फैराड। अब हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका फॉर्मूला हमने लगा दिया हाफ CV स्क्वायर। C हो गया C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, तो हाफ C इक्विवेलेंट की जगह आ गया 8/27 और V स्क्वायर की जगह इंटू 10 की पावर -10, V स्क्वायर की जगह 12 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 लिख लेते हैं। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 3 से ये कटा, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो फाइनली रिजल्ट में, और इसको भी आप यहाँ पर उड़ा दो 4, तो फाइनली रिजल्ट में आ गया 64/3 इंटू 10 की पावर -10। अब 64 करोगे तो 21 पॉइंट समथिंग हो जाएगा इंटू 10 की पावर -10, और फाइनल आंसर आ गया 2.1 इंटू 10 की पावर -9 जूल। तो ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल रिजल्ट आ गया 2.1 इंटू 10 की पावर -9 जूल। ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया।
तो मेरे ख्याल से आप समझ आ गई होगी आपको कैलकुलेशन, कैसे हमने कैलकुलेशन रिड्यूस करी, कैसे मैनेज करी, कहाँ कहाँ किस तरीके से हमने पॉइंट पोटेंशियल प्लेट पोटेंशियल को अप्लाई किया। अब नेक्स्ट लेक्चर आपका जो रहेगा वो रहेगा मिलीमैन थ्योरम वाला, जिसमें सिंगल लूप मल्टीपल बैटरी, मल्टीपल लूप मल्टीपल बैटरी के हम लोग फटाफट से रिवीजन करेंगे और फिर हम आगे मूव ऑन कर जाएंगे। थैंक यू सो मच।